नमस्कार, आप देख रहे हैं जिम्सी आजकल का लाइव सेशन। और आज हम बात करेंगे इजराइल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है वहाँ पर। और हमारे साथ मौजूद है मानस और मैं हूँ भास्कर तिवारी। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे किस किस तरीके से इजराइल में जो ये समस्याएं हैं इसको किस तरीके से निपटा जा सकता है और क्या क्या समस्या जिसकी वजह से ये वहाँ पर हिंसा हो रही है। तो मानस, आपका हार्दिक स्वागत है लाइव सेशन में। तो किस तरीके की समस्याएं जो है फेस कर रहा है इजराइल इस समय और हिंसा क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पर? देखिए, इज़राइल जो एक देश है, अरब में एक छोटा सा देश है इज़राइल, और वो यहूदी पहचान और यहूदी अस्तित्व पे टिका है। हम जानते हैं कि हमारे भारत के लगभग समकक्षी उसको आज़ादी मिली 1948 में, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन किया था ब्रिटिश ने, उसके तहत उसको आज़ादी मिली। और भारत ने भी 1950 में इज़राइल को मान्यता दे दी। हालांकि 1992 तक हमारी कोई दूतावास या एम्बेसी या कोई ऑफिस नहीं हुआ करता था वहाँ। तो 1992 में पहली बार नरसिम्हा राव की सरकार में वहाँ एक एम्बेसी खोली गई तेल अवीव में। और लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री रहते हुए पहले ऐसे भारत सरकार के नुमाइंदे थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। बीते कुछ साल पहले अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जो इजराइल गए। तो हाल का मुद्दा ये है कि इजराइल की जो एक जगह है जिसे टेम्पल माउंट कहते हैं, ये यरूशलेम शहर में पड़ती है। ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। पहले आप देख सकते हैं कि यहूदियों का ये पवित्र स्थल है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये टेम्पल माउंट इसको कहा जाता है। यहूदियों का आखिरी मंदिर, जिसको कहा जाता है करीब 4 या 4,500 साल पुराना, जो किंग सोलोमन ने बनवाया था, ये उसके अवशेष बचे हुए हैं। दूसरी ओर जो आप एक गोल्डन कलर का डोम देखते हैं, उसको कहते हैं हरम अल शरीफ, और उसी के सामने है अल अक्सा मस्जिद। माना जाता है इस्लाम में कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्नत की, जिब्राइल के जो फरिश्ते का जिक्र है इस्लाम में, उसके साथ उन्होंने जन्नत की यात्रा की थी। तीसरा ये है कि ईसाई धर्म के लिए ये जगह, ये शहर खासकर यरूशलेम इतना पवित्र इसलिए है क्योंकि इसी के पास बेतलहम कहते हैं, जो ईसा मसीह की कर्मभूमि रही। हालिया तनाव की वजह यह है कि इजराइल के जो गृह मंत्री हैं या सिक्योरिटी मिनिस्टर वहाँ पे कहा जाता है जिनको, बेन गिविर, उनका एक बयान आया है कि फ़लस्तीन का जो झंडा होता है, हालांकि इजराइल फ़लस्तीन विवाद आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन जब से बेंजामिन नेतन्याहू वापस सत्ता में लौटे हैं तो हम सभी जानते हैं कि एक दक्षिणपंथी विचारधारा से वो ताल्लुक रखते हैं। एक सवाल और कि इतने साल से बेंजामिन नेतन्याहू का जो है वो काफ़ी बीच में चले गए थे, वो वहाँ से उनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर से वापसी हुई है और काफ़ी समय से उनका जो अनुभव रहा है, क्या लगता है कि वो इस तरीके से जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं उसको किस तरीके से संभाल सकते हैं और इससे निपटने में कितनी ज़्यादा उनको आसानी होगी, क्योंकि उनको पूर्व में भी अनुभव रहा है, उन्होंने शासन पर बहुत साल शासन किया है एज अ राष्ट्रपति। तो किस तरीके से उस निपट सकते हैं अपने देश में, ये जो हिंसा है इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, क्योंकि एक धार्मिक रंग है ये, तो इसको किस तरीके से निपटाया जा सकता है? देखिए, यहूदी जो हैं इजराइल के जो नागरिक हैं बेसिकली, जिनके लिए इजराइल का गठन किया गया था, वो धार्मिक तौर पर बहुत सेंसिटिव हैं अपने धर्म को लेकर। उनका अस्तित्व ही यहूदी पहचान पर टिका हुआ है। तो हम जानते हैं कि जहाँ भी धर्म की बात आती है, अब चूंकि नेतन्याहू एक दक्षिणपंथी पार्टी के हैं, तो उनके जो गृह मंत्री हैं उनका पिछले दिनों बयान है, पिछले दिनों क्या अभी 2 दिन पहले का बयान है कि फ़लस्तीन के झंडे जहां भी दिखे इजराइल में, उन्हें जो भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है लिया जाए, और यहाँ तक नहीं, उन्हें जेल में भी बंद किया जाए। हालांकि इजराइल में इसको लेकर कोई कानून नहीं है, लेकिन अरबों और फिलिस्तीनियों जो एक उनका संगठन है, उनसे और यहूदियों से संघर्ष बढ़ने की पूरी आशंका है। और ये छिटपुट हिंसाओं की खबरें अभी भी आने लगी हैं, क्योंकि एक गुट है हमास नाम का, जिसको इजराइल आरोप लगाता है कि ये ईरान द्वारा समर्थित है, ईरान के कुर्द फोर्स इसको समर्थन देती है, हथियार पैसे देती है। तो ये ईरान से डायरेक्ट इजराइल की समस्या रहती है कि वो हमास को पैसे देता है और हमास को इनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अरबी और यहूदी के बीच अगर इस तरीके के टकराव होते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप अंदरूनी मामलों से निपट रहे होते हैं तो इजराइल को बाहरी खतरे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इजराइल के जो बाहरी दुश्मन हैं उनको काफ़ी मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो अंदर से ही अपने झगड़ों से निपट रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं वो कमजोरी, क्या लगता है कि बाहरी देश उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, बाहरी देशों के जहाँ तक फ़ायदा उठाने की बात है, 1967 की लड़ाई हुई थी इजराइल की, जिसमें उसने 1 हफ्ते के अंदर 6 अरब देशों को एक साथ हराया था। तो मिलिट्री में तो सुप्रीमेसी जो है इजराइल की उसका कोई टक्कर नहीं है, उसकी कोई सानी नहीं है फिलहाल अरब वर्ल्ड में, क्योंकि जब जब अरब ने हमला किया है इनके ऊपर, तब तब अरब को इजराइल ने शिकस्त दी है।
तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरीके की तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे जिम्सी आजकल के साथ। धन्यवाद।